हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 12A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट के बारे में जानेंगे, जिसमें कि नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए कुछ स्पेशल बेनिफिट्स दिए गए हैं, लाइक कंसेशनल रेट ऑफ इनकम टैक्स ऑन सर्टेन इनकम्स एंड नॉन फाइलिंग ऑफ ITR अपॉन सर्टेन कंडीशंस। ये चैप्टर सेक्शन 115C से लेके सेक्शन 115H तक को कवर करता है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में इन सभी सेक्शन को वन बाय वन समझेंगे और ये जानेंगे कि किन किन कंडीशंस को पूरा करने पर ही नॉन रेजिडेंट इंडियंस को ये बेनिफिट्स मिलते हैं, लाइक कंसेशनल रेट ऑफ इनकम टैक्स, नॉन फाइलिंग ऑफ ITRs। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले सेक्शन 115C से स्टार्ट करते हैं। ये एक डेफिनेशन सेक्शन है जिसमें कि वेरियस टर्म्स को डिफाइन किया गया है जो कि इस चैप्टर में यूज़ होती हैं, जैसे कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज क्या होती है। जो भी RBI के अनुसार जो भी एक्सचेंज RBI जिसको मानता है कि ये कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज है, वो कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज कहलाती है। ऐसे ही फॉरेन एक्सचेंज एसेट क्या है? इट इज़ एनी स्पेसिफाइड एसेट विच द एसएससी हैज एक्वायर्ड और परचेज्ड विद और सब्सक्राइब टू इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज। तो ऐसी ही एसेट्स जो कि एसएससी ने कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में खरीदी हैं, वही वाली एसेट्स फॉरेन एक्सचेंज एसेट होंगी। इंडियन रुपीज़ में अगर कुछ खरीदा हुआ है वो नहीं माना जाएगा। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट इनकम क्या है? एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम ए फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इस चैप्टर में उसका मतलब ये है कि इनकम चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन्स रिलेटिंग टू सच फॉरेन एक्सचेंज एसेट विच इज़ नॉट ए शॉर्ट टर्म, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे ही कंसेशनल रेट का बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा इसमें कुछ और टर्म्स भी डिफाइन की गई हैं, जैसे कि नॉन रेजिडेंट इंडियन का मतलब क्या है? उसका मतलब यही है कि एक इंडिविजुअल बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया और ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज़ नॉट ए रेजिडेंट। और इसमें इंडियन ओरिजिन का भी मतलब बताया गया है कि इफ़ ए पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी ऑफ इंडियन ओरिजिन इफ़ ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वाज बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। इसके बाद मेन जो डेफिनेशन है वो है स्पेसिफाइड एसेट की, जो कि इस पूरे सेक्शन में हमें यूज़ करने को मिलेगी। व्हाट इज़ स्पेसिफाइड एसेट? इट मीन्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स लाइक शेयर्स इन एन इंडियन कंपनी, डिबेंचर्स इशूड बाय एन इंडियन कंपनी नॉट ए प्राइवेट कंपनी, डिपॉजिट्स विद एन इंडियन कंपनी विच इज़ नॉट ए प्राइवेट कंपनी अगेन, एनी सिक्योरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सच अदर एसेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई। तो मेनली शेयर्स, डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स, ये जो फाइनेंशियल जो इन्वेस्टमेंट्स की जो एसेट्स होती हैं वो सारी ही स्पेसिफाइड एसेट कहलाती हैं इस चैप्टर में। और अगेन ये सारी फॉरेन एक्सचेंज जो कन्वर्टेबल करेंसी में ही ये इन्वेस्ट की गई होनी चाहिए, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में भी देखा था। और इसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, सेक्शन 115D। वो क्या कहता है? वो ये बताता है कि ठीक है, कंसेशनल रेट तो मिलेगा नॉन रेजिडेंट इंडियंस को, लेकिन कोई डिडक्शंस नहीं मिलेंगी फ्रॉम द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की डेफिनेशन हमने अभी पिछली स्लाइड में देखी थी, उन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से कोई डिडक्शंस नहीं मिलेंगी। हालांकि एक एग्जम्पशन है जो कि इसी चैप्टर में है, अंडर 115F, जो कि हम आगे देखेंगे, वो ज़रूर मिल जाएगी क्योंकि वो इसी चैप्टर में ही दी गई है। लेकिन यहाँ पर यह भी बताया गया है जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दूसरे हैं, जो इस चैप्टर के हिसाब से डेफिनेशन में नहीं आते हैं, जो दूसरे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हैं अदर देन 115C जो हमने पीछे पढ़ा था, वो उनमें जो नॉर्मल तरीके से जो भी जैसे डिडक्शन मिलती हैं चैप्टर 6 में, वो उनमें मिलेंगी और उनमें कंसेशनल रेट नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बाद 115E क्या बताता है? वो ये भी एक मेन सेक्शन है इस पूरे चैप्टर का, जिसमें कि रेट बताए गए हैं कि वो कंसेशनल रेट हैं क्या। तो 115E में यही बताया गया है कि जो कि इन्वेस्टमेंट इनकम है इन द फॉर्म ऑफ अगर डिविडेंड है, इंटरेस्ट है फ्रॉम द फॉरेन एक्सचेंज एसेट, जो सारी डेफिनेशन जो हमने पीछे अभी देखी थी, उनके ऊपर फ्लैट 20% का रेट लगेगा उन पर। और इसके अलावा अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हुए हैं उन एसेट्स को ट्रांसफ़र करने में, जब उन एसेट्स को डिस्पोज ऑफ किया गया है, तो उन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 10% का टैक्स है, ये फॉरेन एक्सचेंज एसेट को ही, जो कि इसकी भी हमने डेफिनेशन पिछली स्लाइड में देखी थी। इसके अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ एन एसेट अदर देन फॉरेन एक्सचेंज एसेट, वो उसके ऊपर 20% का टैक्स है, उस पर 10% नहीं है, क्योंकि वो
इस चैप्टर में जो डिफाइन किया गया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो वाला कैपिटल गेन नहीं है, वो अदर देन दैट विच इज़ डिफाइंड वो है। इसके बाद सेक्शन 115F क्या कहता है फ्रेंड्स? इफ द NRI इन्वेस्ट द नेट consideration in specified assets as per 115CF or invest in saving certificates and the new asset is not disposed of within 3 years, तो ये एग्जम्पशन मिलती है। दरअसल सेक्शन 115F में वो एग्जम्पशन बताई गई है जो कि इस चैप्टर में मिल जाती है उन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से जो कि इसी चैप्टर में डिफाइन किए गए हैं अंडर सेक्शन 115C। लेकिन उसकी एक कंडीशन है कि जो भी नई एसेट्स जो इस एग्जम्पशन को प्राप्त करने के लिए जो NRI जो भी नई एसेट खरीदेगा इस एग्जम्पशन को लेने के लिए, उस नई एसेट को 3 साल तक जरूर रखना है। वो फर्स्ट पैराग्राफ में यही बताया गया है ऊपर। और एग्जम्पशन मिलती कितनी है? अगर तो वो इन्वेस्टमेंट जो नई इन्वेस्टमेंट जो NRI करता है इस एग्जम्पशन को लेने के लिए वो नेट सेल कंसीडरेशन से कम नहीं है, मतलब उसके बराबर ही है या उससे ज़्यादा भी है, तो पूरा का पूरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जम्प्ट हो जाएगा, कोई टैक्स ही नहीं लगेगा। और अगर इन्वेस्टमेंट इन न्यू एसेट इज़ लेस देन नेट सेल्स कंसीडरेशन तो एग्जम्पशन प्रोपोर्शनेटली मिलेगा, प्रोपोर्शनेटली इन द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट्स अपॉन नेट सेल्स कंसीडरेशन, जो भी रेशियो है उस रेशियो में ही एग्जम्प्ट होगा वो न्यू एसेट का अमाउंट। तो ये सेक्शन 115F है जो एग्जम्पशन को दर्शाता है। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि वो जो न्यू एसेट है वो भी स्पेसिफाइड एसेट में ही उसका पैसा भी लगाना है, क्योंकि फर्स्ट पैराग्राफ में अगर हम पढ़ते हैं इफ़ द NRI इन्वेस्ट नेट कंसीडरेशन इन स्पेसिफाइड एसेट्स एज पर सेक्शन 115CF, मतलब जो हमने पिछली जो पहली स्लाइड्स में जो 115C सेक्शन को डेफिनेशन वाले सेक्शन में F वाले में हमने F पार्ट में जो देखा था कि स्पेसिफाइड एसेट्स कौन सी थी, वो शेयर्स और डिबेंचर्स वाली, उन्हीं में ही अगर वो इन्वेस्ट करता है जो उसको कैपिटल गेन हुए हैं डिस्पोज ऑफ करने से प्रॉपर्टी इसको एसेट्स को, तो ही एग्जम्पशन मिलेगी। तो कुल मिला के सेम स्पेसिफाइड एसेट्स ही वो न्यू एसेट में भी वही खरीदनी है फॉरेन एक्सचेंज, कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज के द्वारा। इसके बाद सेक्शन 115G क्या कहता है कि अगर उस NRI की इनकम सिर्फ यही है जो कि इस चैप्टर में डिस्कस हो रही है, या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस कोई और भी जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस हैं अगर, और उनके ऊपर TDS पूरा कटा हुआ है, तो ऐसे केस में उनको रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा लास्ट सेक्शन जो 115H है इस चैप्टर में, वो क्या कहता है? इफ़ द NRI बिकम्स रेजिडेंट इन सब्सिक्वेंट ईयर and inform to the assessing officer by furnishing a declaration, then he will continue to get the benefit। मतलब अगर एक NRI कन्वर्ट हो जाता है एक रेजिडेंट असेसी में, तो उसको असेसिंग ऑफिसर को इन्फॉर्म करना है बाय फर्निशिंग ए डिक्लेरेशन। उसके बाद जो भी उसको पिछले सालों में जो भी उसके पास एसेट है और वो इस चैप्टर का बेनिफिट ले रहा था, तो वो उसको उस जहाँ तक वो वाली इनकम जो इस इनकम का जो सवाल है वो उसको मिलती रहेगी। जहाँ तक जो स्पेसिफाइड एसेट है जो इस चैप्टर की, उसके ऊपर जो भी वो बेनिफिट ले रहा था वो उसको मिलता रहेगा अगर वो असेसिंग ऑफिसर को इन्फॉर्म कर देता है। भले ही वो रेजिडेंट नॉर्मल रेजिडेंट बन जाता है और उसके ऊपर अदर जो उसकी इस वाले चैप्टर की इनकम के अलावा जो अदर इनकम्स हैं उन पर नॉर्मल जो उसको पूरा टैक्सेशन जो लगेगा कंसेशनल वाला नहीं लगेगा, वो भले ही लगता रहे, लेकिन इस इनकम पर जो इस चैप्टर की इनकम है और जिसके ऊपर वो पहले ले भी रहा था बेनिफिट, तो वो उसको मिलता रहेगा जब तक कि वो पूरी एसेट्स पूरी तरह ख़त्म नहीं हो जाती, डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाती है। तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको चैप्टर 12A के बारे में काफ़ी नॉलेज मिल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और शेयर भी ज़रूर कर सकते हैं। थैंक यू।